विकास क्रम क्या है, ठीक है ना। ये तो आपने समझ लिया कि ज्योतिष शास्त्र के अंग है, नेत्र रूप में है, परंतु इनका जो विकास क्रम है वो आगे किस प्रकार से, इनके और कौन कौन से इनके भी अपने अंग हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र के कुछ अंगों के बारे में आप बताएंगे, जैसे वास्तु शास्त्र है, इसके भी अपने अंग हैं। ज्योतिष शास्त्र के कल कितने स्कंदों की चर्चा हुई थी, हमने कल 3 स्कंद है गुरुजी, सिद्धांत, होरा और संहिता। सिद्धांत, होरा और संहिता, ठीक है ना। अब ऐसे ही जैसे सिद्धांत, होरा और संहिता ये 3 भाग हैं ज्योतिष शास्त्र के, इनके अवान्तर भेद भी हैं, बहुत सारे इनके शाखाएं हैं, बहुत सारे इनके अंग हैं, जिसको आप जो है भाषा में कहूं इसको, तो आप इसको अंक विद्या के नाम से जानते हैं, आप इसको हस्तरेखा के नाम से जानते हैं, आप सामुद्रिक के नाम से जानते हैं, आप रमल के नाम से जानते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे, शकुन है, स्वप्न है, ये सब इन्हीं की ज्योतिष शास्त्र की शाखाएं हैं। ऐसे ही वास्तु शास्त्र भी है, वास्तु शास्त्र का भी उद्भव हुआ है, कल हमने चर्चा की थी कि ये अपने आप में क्या है। सबसे पहले इसका जो विकास क्रम है वो इस प्रकार से है कि ज्योतिष के अंग के रूप में हम इसको मानते हैं। ज्योतिष है वेदांग, वेदों का एक अंग है ज्योतिष शास्त्र, और ज्योतिष शास्त्र का एक अंग है वास्तु शास्त्र। एक क्रम ये है हमारा जहां पर वास्तु शास्त्र का तीसरा स्थान आता है। ज्योतिष शास्त्र वास्तु शास्त्र से पहले आ जाता है। और यदि दूसरे क्रम में देखें तो दूसरा क्रम वास्तु शास्त्र का है, जिसमें वास्तु शास्त्र पहले आ जाता है, ज्योतिष शास्त्र उसके बाद आता है। इसमें क्या है कि जैसे कि हमने आपको कल बताया कि 4 हमारे वेद हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से हमारे 4 वेद? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, तो क्रम से जो है ये ऋग्वेद सबसे पहला वेद आता है, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। इन चारों ही वेदों के अपने उपवेद भी हैं, अपने इनके उपवेद हैं। चारों वेदों के अपने अपने उपवेद हैं। जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का जो अपना उपवेद कहा जाएगा वो कहा जाएगा किसको? ऋग्वेद का जो अपना उपवेद है वो है धनुर्वेद। धनुर्वेद इसका अपना एक वेद है, धनुर्विद्या हम जिसको कहते हैं, इसमें धनुष और बाण के नाम से जैसे ये इसका नाम आता है कि धनुर्वेद है। ये धनुर्वेद जो है इसमें शस्त्रों का अध्ययन, शस्त्रों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है वो सब इसमें विशेषकर आता था, इसलिए इसको नाम जो है इसका ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। ये ऋग्वेद का जो उपवेद कहलाता है, इसका नाम ही धनुर्वेद के नाम से, ठीक है, धनुष पर आधारित है, तो धनुर्वेद है। इसके बाद दूसरा जो वेद आता है हमारा वो है यजुर्वेद, अपना एक उपवेद है। और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा होगा? संस्कृत प्रोस। बताइए, यजुर्वेद का उपवेद है सामवेद का। बताइए, चलिए, सामवेद तीसरा वेद है, सामवेद का उपवेद कौन सा होगा? हालांकि ये विषय अभी नहीं पता नहीं होंगे क्योंकि आप सभी। और इसी प्रकार से अथर्ववेद है, ठीक है। तो सामवेद का हो गया गांधर्व वेद, जिसमें गान, गीत और गेय, विशेष करके इसमें मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों को किस प्रकार से किस लय में गाना है, और उसी में हमारा जो शास्त्रीय संगीत वगैरह है वहीं से निकला हुआ है। तो गांधर्व ये सामवेद का है। साम का अर्थ होता है गान, ठीक है। तो सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, ये गांधर्व वेद कहते हैं। और अथर्ववेद जो चतुर्थ वेद है, इसका जो उपवेद है वो है स्थापत्य अर्थात चिकित्सा शास्त्र, सॉरी स्थापत्य अर्थात वास्तु शास्त्र। गुरुजी जी, ये वेद से संगीत निकला, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना। वेदों का जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं इनके, जो साम है इनके, गान है ना। ऋचाएं तो बिल्कुल बेसिकली जो ऋचाएं हैं वो अथर्व ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनको ऋचाएं कहा गया है। जी जी जी, है ना। इसी प्रकार से यजुर्वेद जो है हमारा, ये भी 2 भागों में बंटा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो इसमें भी जो है, इसमें गान का ये विषय नहीं है, यजुर्वेद नहीं है, गान का विशेष करे वो सामवेद है, ठीक है ना। और सामवेद में बहुत सारे इस तरह के इनके शाखाएं हैं, जैमिनीय शाखा है, इस तरह की इनकी शाखाएं हैं बहुत सारी।
राणायनी शाखा है। इन शाखाओं में इनके बहुत सारे गान के प्रकार हैं, मंत्रों को किस प्रकार से गाना है, किस प्रकार से इनका उच्चारण करना है ना। उच्चारण करने का इनका एक अलग जैसे पूरी कैलकुलेशन करके उसका मंत्रों को कितनी देर तक हमें कौन सा स्वर बोलना है। एक वेदों में भी क्या है कि एक लौकिक संस्कृत परंपरा है, एक वैदिक है। तो जो संस्कृत लौकिक है, जो लौकिक में लौकिक के जो छंद है वो लौकिक छंदों के छंद है, और जो वैदिक छंद है वो वैदिक वेदों की जो गान परंपरा है वो लौकिक से एकदम भिन्न है, ठीक है ना। तो सामवेद जो है, सामवेद के अंतर्गत जो भी आते हैं जितने भी, उनको गान, जो मंत्र है उनको गान कहा जाता है, या वो गेय होते हैं, प्राय सभी गेय होते हैं, यानी गाने योग्य होते हैं जी। ठीक है। आप कभी सुनेंगे यूट्यूब वगैरह पर देखिएगा, सामवेद के जो गान होते हैं किस प्रकार से होते हैं, बहुत लंबे लंबे मंत्रों को, एक ही मंत्र को 2-3 बार बोल करके और लंबा खींचते हैं उनको, एक विशेष ध्वनि के साथ में, विशेष उच्चारण के साथ में, ठीक है ना। तो वो सामवेद है। गुरुजी, संगीत का वेदों से भी मतलब जुड़ाव है, इसीलिए संगीत शास्त्र जो अपने आप में है वो अपने आप में स्वयं गांधर्व उपवेद के रूप में है, एक वेद ही है जी, ठीक है ना। यद्यपि वो उपवेद है लेकिन वेद है वो भी। तो और हमारा जो गान परंपरा है, जो गान शास्त्रीय जो गान है, शास्त्रीय जो संगीत है वो वेदों से ही निकला हुआ है, ठीक है ना। शास्त्रीय संगीत है। हाँ, और ये तो शास्त्रीय संगीत एक विषय बताया नहीं, सब कुछ तो अधिकांश चीज वेद से निकली हुई है। कौन सा विषय ऐसा नहीं जो वेदों में जिसकी चर्चा ना हो या वेद जिसका मूल ना हो। तो ये 4 उपवेद है, आपको यजुर्वेद का नहीं बताया मैंने। तो यजुर्वेद का जो है ये क्या है, यजुर्वेद चिकित्सा शास्त्र। अच्छा, थोड़ा सा चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा जो है, चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा जो शास्त्र है हमारा ये, और जो मैंने आपको बताया धनुर्विद्या, जिसमें शस्त्र इत्यादि का जो उपयोग करना सिखाया जाता है, जिसमें एक ये दोनों अपने अपने उपवेद हैं, दोनों के दोनों ऐसा है। हाँ, तो ऋग्वेद का जो है वो गंधर्व, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो हो गया, कौन सा बताया था आपको, धनुर्वेद। और यजुर्वेद का जो है वो है यजुर्वेद का चिकित्सा, 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 ठीक है। कुल मिला करके इनके क्रम में थोड़ा सा आगे पीछे कुछ हो सकता है, वो मैं आपको दूंगा, लेकिन ये चारों के चारों उपवेद हैं, चारों वेदों के। गुरुजी अथर्ववेद का ग्रुप एक बार बता दीजिए ना। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं, इन सबके अपने अपने उपवेद हैं। क्रमशः पहले है पहले सबसे पहले है क्या बताया हमने, चिकित्सा, धनुर्वेद, धनुर्वेद उपवेद है। फिर यजुर्वेद का उपवेद है चिकित्सा, आयुर्वेद है ऋग्वेद का, आयुर्वेद। हाँ, इन्हीं के क्रम में थोड़ा सा है। ऋग्वेद का जो है वो आयुर्वेद हो गया, ऋग्वेद, इसको ठीक कर लीजिएगा, ऋग्वेद का आयुर्वेद है। हाँ, ऋग्वेद का आयुर्वेद, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, इन्हीं का मुझे, हाँ इसका मुझे कंफ्यूजन था थोड़ा। ऋग्वेद का आयुर्वेद है, और यजुर्वेद का है धनुर्वेद, धनुर्वेद। हाँ, और सामवेद का है गांधर्व वेद, और अथर्ववेद का है स्थापत्य वेद। ये 4 उपवेद हैं, ठीक है ना, चारों वेदों के। स्थापत्य क्या होता है? स्थापत्य बताता हूँ, अभी उसी पर आ रहे हैं हम लोग। स्थापत्य से अभिप्राय है कि स्थापना, हाँ, भवन निर्माण की जो कलाएं हैं, जो वास्तु शास्त्र है हमारा, जो शिल्प शास्त्र है, जो चित्र शास्त्र है, वो सब इसी के अंतर्गत आता है। तो स्थापत्य जो वेद है हमारा, ये किसका उपवेद है, धनुर्वेद का, ये सॉरी अथर्ववेद का। और अथर्ववेद का उपवेद होने की वजह से हम जो वास्तु शास्त्र जो पढ़ते हैं हम, ये हमारे अपने अपने आप में एक वेद विद्या हो जाती है। क्या हो जाती है? वेद विद्या। क्यों? क्योंकि ये वेदों का ज्ञान है। अच्छा, तो वेदों का ज्ञान की वजह से इसको हम लोग क्या मानते हैं, पंचम वेद भी इसको लोग कहते हैं। ये 4 वेद को ही जो एक अगला वेद के रूप में इसको अच्छा पंचम वेद मानते हैं, तो अपने आप है ही, तो उपवेद है, इसको मानते हैं। अब इसके उपवेद में इसके भी जो है, इसी के अंदर उसके वास्तुशास्त्र का उद्भव हुआ है स्थापत्य कला से। ये स्थापत्य जो वेद है हमारा, इसी से स्थापत्य के सीमा आगे जाकर के 3 वेद और हो जाते हैं। हाँ, स्थापत्य जो उपवेद है इससे निकले हुए हैं, क्या निकली हुई है, वास्तुकला निकली हुई है, ठीक है। यह स्थापत्य शास्त्र निकला हुआ है।
उस स्थापत्य के 3 भेद हैं, क्या क्या है? सबसे पहले आता है हमारा वास्तुशास्त्र, फिर आता है हमारा चित्रशास्त्र, चित्रशास्त्र, हाँ, और फिर तीसरे स्थान पे आता है शिल्प शास्त्र। तो वास्तु, चित्र और शिल्प, ये 3 विद्याएं जो हैं, ये कहां से निकली हुई हैं? स्थापत्य उपवेद से। तो अब ये बताइए कि जो स्थापत्य उपवेद जो है, स्थापत्य उपवेद जो है अपने आप में इससे निकली हुई जो 3 विषय हैं, 3 जो हमारी वास्तु के जो विषय हैं, चित्र, शिल्प और वास्तु, ठीक है ना, स्थापत्य के ही अंग हैं। तो ये तो साक्षात वेदों से निकले हुए हैं। तो हम किसको पहले मानेंगे? इसको पहले मानेंगे या ज्योतिष शास्त्र को हम पहले मानेंगे? क्यों? क्योंकि वो भी तो ज्योतिष वेदों का अंग है। तो जो अंग है उसको पहले ग्रहण करना चाहिए, उसका पहले उसका विकास क्रम उसको पहले मानना चाहिए या पहले वास्तु को मानना चाहिए? बताइए। कैसे? देखिए, आप अंगों को मानेंगे पहले या पहले उसको मानेंगे जो वेद पुरुष अपने आप में पूर्ण है ना? जो वेद है, वेद को वास्तव में वास्तु शास्त्र जो है ना, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, इनका हम कभी ऐसा नहीं कह सकते कि ये अलग अलग है, ये एक ही है, दोनों आपस में पूरक हैं दोनों। तो हमें एक ये नहीं मानना है कभी कि बहुत लड़ाई हो रही है आजकल कि हमारा वास्तु शास्त्र बड़ा है, हमारा ज्योतिष शास्त्र बड़ा है। कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं होता। शास्त्रों का जो शास्त्र सब लोक कल्याण के लिए बने हुए हैं और दोनों ही वेदों के एक अंग है, एक वास्तु शास्त्र अपने आप में वेद के रूप में। ठीक है, हाँ, वास्तु इनके प्रमाण ऐसा नहीं कि ये मैं कह रहा हूँ, इनके प्रमाण में मिलते हैं, श्लोक में मिलते हैं। जो श्लोक साक्षात कहता है कि वास्तु शास्त्र का अंग है ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र कहता है स्वयं। ऐसे ज्योतिष शास्त्र कहता है श्लोक के साथ में। आचार्य ने कहा, मैं नहीं कह रहा, आचार्य ने कहा कि मेरा अंग है वास्तु शास्त्र। हाँ, तो वास्तव में होता क्या है, जिसका जो शास्त्र है उस शास्त्र को वो अपने आप में पूर्ण होता है, तो उसके बहुत सारे अंग हो जाते हैं। आप वास्तुशास्त्र के बहुत सारे, इसको और डीपली अध्ययन करेंगे तो आप कह सकते हैं इसके जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं। धर्मशास्त्र, पुराण, गणित, इंजीनियरिंग, वो सब इसी के अंग हैं वास्तुशास्त्र के ना। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहेगा ये हमारे अंग हैं, क्योंकि वहां भी तुमकी चर्चा होती है और ये सारे जो विषय हैं किसके लिए हैं? लोक कल्याण के लिए हैं और सारे इस प्रकृति से, वेदों से प्राप्त हैं। इनका परस्पर संबंध तो होता ही होता है, कोई विषय किसी से अलग नहीं है और किसी का महत्व तो ज्यादा नहीं है। हाँ, विकास क्रम ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्रम है, ये दोनों क्रम आपको याद होने चाहिए कि पहला क्रम क्या है, वास्तुशास्त्र किसका अंग है, ज्योतिष शास्त्र का अंग के रूप में भी है, आता है। ठीक है, पहले ज्योतिष, अगर ज्योतिष के साथ चलें तो सबसे पहले आता है हमारा वेद, वेदों का नित्य रूप हो गया ज्योतिष, और ज्योतिष का 3 स्कंद हो गए, सिद्धांत, होरा, संहिता, और संहिता के अंतर्गत आता है वास्तुशास्त्र। ठीक है, एक ये क्रम है जहां वास्तुशास्त्र आता है। दूसरा क्रम ये है कि वो उपवेद है, अथर्ववेद है, अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य वेद, और स्थापत्य उपवेद का जो अंग है 3, वो क्या क्या है, चित्र, शिल्प और वास्तु। उसमें उसी वास्तु के अंतर्गत आता है क्या, ज्योतिष शास्त्र ना। वहां ज्योतिष शास्त्र अब आ रहा है और वहां ज्योतिष शास्त्र पहले आ गया। तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये ज्योतिष शास्त्र वास्तु से ज्यादा प्रभावित हो, मतलब उसके में अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो स्थापना से मतलब हो गया कि हमारे किसी चीज की स्थापना करना। वास्तु शब्द का अर्थ होता है वस, अर्थात वस एक धातु है, उस वस धातु का अर्थ होता है वस संबंधित, वास करने संबंधित, हाँ, निवास करने से अर्थ में जितने भी दुनिया में कार्य होते हैं वो सब वास्तु के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो वास नहीं करता है, हर प्रत्येक पदार्थ वास करता है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी स्थापना होती है। चाहे हम यदि यहाँ तक कि भौतिक पिंडों की तो होती ही होती है, भौतिक पिंडों को धारण करने वाली जो आंतरिक चेतना है वो भी वास्तु का विषय है ना। आजकल तो इसकी स्ट्रीम बहुत सारी वो आ गई, धाराएं आ गई, काय वास्तु, ये वास्तु, ऐसा वास्तु, मेडिकल वास्तु, शाखाएं बन चुकी है। हाँ, तो वास्तु शास्त्र जो है मुख्य रूप से वो, तो मैं आपको जो बता रहा था अभी, क्योंकि किसमें चर्चा चल रही थी अभी, किससे कहता है, स्थापत्य शास्त्र का आपने तीनों बताया, वास्तु, चित्र और शिल्प, और फिर जो वास्तु है उससे ही ज्योतिष। नहीं, छोड़ बता चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो ठीक है ना, ज्योतिष शास्त्र पढ़ा है, आज वास्तु शास्त्र पढ़ा है।
ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक भूमिका ही चल रही, केवल चर्चाएं चल रही हैं आपस में। विषय भी तब आएंगे जब पुस्तकें आएंगी हमारे पास, पुस्तकें आई नहीं है ना। हाँ, थोड़ा बहुत चर्चा विषय बेसिक ग्रंथों को पढ़ेंगे जब सबके पुस्तकें आ जाएंगी, उसके बाद बाकी ज्योतिष पर चर्चा चलती रहनी चाहिए। विषय तो अनंत है, इसको कभी कहा जा सकता है, बिना पुस्तकों के बहुत सारा दिन होता है। तो ये जो मैं बता रहा था आपको, तो वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र दोनों विकास क्रम दोनों आपने देख लिए हैं। और आधुनिक समय में देखा जाए तो वास्तुशास्त्र के और भी आधुनिक वर्गीकरण हो सकते हैं। आजकल का जो वास्तुशास्त्र है वो 3 रूपों में बन चुका है। कैसे कैसे? एक मुख्य रूप से है एक धार्मिक वास्तु, ठीक है, जिसमें धार्मिक भवनों का निर्माण, यद्यपि ये केवल आज के लिए नहीं है, प्राचीन काल में भी था इस तरह का, परंतु आज इसको ज्यादा महत्व इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इनका उपयोग लोग अपने हिसाब से इनको लेने लगे हैं। तो चित्र और आवास के, दूसरा है आवासीय वास्तु, एक हो गया धार्मिक वास्तु, दूसरा आवासीय वास्तु, और तीसरा हो गया व्यावसायिक वास्तु, कमर्शियल जिसको कहते हैं, व्यावसायिक की दृष्टि से। क्योंकि व्यवसाय प्राचीन काल में व्यवसाय को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था। व्यवसाय जो थे वो निश्चित फिक्स थे, ये 2-4 व्यवसाय हैं उनको करने हैं, और उन्हीं के आधार पर सब जीविका, और उस व्यवसाय को कौन करेगा उसका एक वर्ग निश्चित था, ये वर्ग ही इस व्यवसाय को करेंगे। और हाँ, पहले चिकित्सा एक व्यवसाय नहीं था, पहले शिक्षा एक व्यवसाय नहीं था, पहले पौरोहित्य कर्म या इत्यादि जो कर्म थे वो आजकल भी है नहीं है व्यवसाय, लेकिन कुछ लोग इस तरह से इनका उपयोग जो ब्राह्मण ना होकर के जबरदस्ती या पंडित का वेदों का न करने के बावजूद व्यवसाय के रूप में बना रहे हैं। व्यापार से संबंधित, ठीक है। तो 3 रूप से इस तरह से जाना जा सकता है व्यावसायिक वास्तु के रूप में। 3 भेद इनकी इस प्रकार से भी होते हैं। और ये जो वास्तुशास्त्र हमारा, इस वास्तुशास्त्र के जो आचार्य हुए हैं, कितने आचार्य हुए हैं? तो वास्तुशास्त्र के जो आचार्य बताए गए, ये बताए गए 18, मुख्य रूप से 18 आचार्य जो हैं, 18 प्रवर्तक जो हैं वास्तुशास्त्र के, ये प्रसिद्ध हैं, ठीक है। हाँ, परंतु ऐसा नहीं है कि केवल वास्तुशास्त्र के 18 आचार्य ही हुए हैं, कुछ अन्य भी आचार्य हुए हैं। जैसे अग्निपुराण वगैरह है, तो अग्निपुराण में कहा गया कि 25 आचार्य वास्तुशास्त्र के हैं। और भी कुछ ग्रंथ हैं, उनमें 33 तक इनकी संख्या बताई गई है, परंतु मुख्य रूप से जो हम लेते हैं वो 18 आचार्यों को मत्स्य पुराण के अनुसार स्वीकार करते हैं, जिसमें भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, गर्ग, मरीचि, ठीक है, ये है अंगिरा इत्यादि करते हैं। हाँ, ऋषि परंपरा भी है हमारी ये, क्योंकि यही हमारे जो ईश्वर अंश कहे जाते थे, ये ब्रह्मा के जो पुत्रों के रूप में। हाँ, क्योंकि ज्ञान शास्त्र के ये होते थे, राजा का कार्य होता था, क्षत्रिय कार्य सब उसको, लेकिन जो ज्ञान के जो प्रतीक थे वो ऋषि मुनि ही थे। ज्ञान जो है तपस्या से, साधना से आता है, और ये जो भी करते, चाहे वो क्षत्रिय हो, यदि वो तपस्या साधना कर रहा है तो ऋषि है अपने आप में, ठीक है। तो जिन लोगों ने इन तपस्या की साधना की और जो ईश्वर के उसमें रहे हैं, तो वो सब ऋषि कहलाए, जिन्होंने त्याग की भावना जिनके अंदर थी, जो केवल शिक्षा के प्रति अपना जीवन समर्पित किए हैं, तो ऋषि कहलाए। उन ऋषियों से आज जो गोत्र हमारे चलते हैं वो इन्हीं से चलते हैं। तो ये जो 18 प्रवर्तक हुए हैं, इनके नाम क्रम से हैं भृगु, अत्रि, वशिष्ठश्च, विश्वकर्मा, मयस्तथा, नारदो, नग्न चिच्चेवा, ऐसे करके श्लोक आता है, उसमें सभी आचार्यों के नाम बता दिए गए। तो 18 आचार्यों के द्वारा इस वास्तुशास्त्र का आज हम उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र जो है हमारा है, इस ज्योतिष शास्त्र भी ये भी अपने आप में 18 आचार्यों को मानता है। 18 आचार्य ही हुए हैं ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में, जिन्हें जाना जाता है। तो यदि कोई पूछे कि ज्योतिष शास्त्र के कितने प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक आचार्य हैं, तो 18 हैं, ठीक है। उनके भी नाम इसी उनके नाम भी लिख पाएंगे। हाँ, उनके जो नाम है कम से वो है भृगु, सूर्य पितामहो, हाँ, सूर्य से प्रारंभ होता है, सूर्य पहले आचार्य हैं, सूर्य पितामहो व्यासु, वशिष्ठोत्री, पराशरा, वही उनमें से बहुत सारे आचार्य ऐसे भी जो वास्तुशास्त्र के भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी जो ज्योतिष शास्त्र के हैं। तो 18 आचार्य वास्तुशास्त्र के भी होते हैं और 18 आचार्य ही ज्योतिष शास्त्र के भी होते हैं। कुछ कॉमन भी है, कुछ कॉमन भी, ज्योतिष के भी हैं। हाँ, बिल्कुल। अब जैसे सिद्धांत है हमारा ज्योतिष शास्त्र का, सूर्य सिद्धांत एक बहुत प्रमुख ग्रंथ है, और सूर्य सिद्धांत एक ऐसा ग्रंथ है जो सिद्धांत ज्योतिष का ग्रंथ है। उसके जो आचार्य हैं वो है मय, और मय क्या थे अपने आप में? दानव थे।
अच्छा। लेकिन दानव होने के बावजूद भी उनके जो ग्रंथ हैं वो ज्योतिष शास्त्र में भी उनका ग्रंथ मिलता है, वास्तु शास्त्र में भी उनका ग्रंथ मिलता है। उनका जो वास्तु शास्त्र में जो ग्रंथ आता है वो आता है मय मतम, मय दानव। और ज्योतिष शास्त्र में जो उनका ग्रंथ है वो सिद्धांत ज्योतिष का प्रमुख ग्रंथ है, जिसको हम कहते हैं सूर्य सिद्धांत। ठीक है, तो ऐसे कुछ आचार्य कॉमन भी हैं जिनके ग्रंथ वास्तु शास्त्र में मिलते हैं और ज्योतिष शास्त्र में भी मिलते हैं। तो एक तो ये बात होगी कि आचार्य कितने प्रकार के हैं, इनके कौन कौन से हैं। ठीक है, अब इनके नाम इनके जो वो है वो आगे लिखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से मोटी मोटी आप जान लीजिए 18 आचार्य वास्तु शास्त्र के भी होते हैं और 18 आचार्य ज्योतिष शास्त्र के भी होते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद ज्योतिष शास्त्र में जो मैंने आपको बताया, सिद्धांत ज्योतिष का भी जो इसके भी क्या है, सिद्धांत ज्योतिष जो हमारा बताया, सिद्धांत, संगीता और सिद्धांत होरा और संगीता, ये 3 भेद ज्योतिष के हैं। तो सिद्धांत ज्योतिष जो है ये ज्योतिष भी अपने आप में मूल ज्योतिष प्राथमिक देखा जाए ज्योतिष यही था हमारा। ठीक है, इसी ज्योतिष के हमारे जो इस ज्योतिष को भी, सिद्धांत को भी 3-4 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से इसके जो ग्रंथ हैं वो हैं जैसे आर्यभट्टियम, ठीक है, सिद्धांत तत्व विवेक, सिद्धांत सूर्य सिद्धांत, ठीक है, और हाँ लिखने की आवश्यकता ऐसे लिख लीजिए, सिद्धांत तत्व विवेक, सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है, ये इनके ग्रंथ हैं। और सिद्धांत शिरोमणि जो ग्रंथ है ये तो भास्कराचार्य का ग्रंथ है, और इस भास्कराचार्य का जो ग्रंथ है ये अत्यंत प्रमुख है सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत। ठीक है, अब इस ग्रंथ के भी इतना बड़ा ग्रंथ है कि इसको 4 भागों में विभक्त किया गया है ना। तो उसमें इसका जो 4 भाग जो उसमें एक में आता है लीलावती, जो आप पढ़ने वाले हैं अभी आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा इसको बता रहा हूँ कि जो पाठ्यक्रम में जो ग्रंथ आए हैं वो कहाँ से आए हैं। तो लीलावती जो ग्रंथ है ये ग्रंथ आपको पढ़ना है। इसमें जो क्षेत्र व्यवहार है वो क्षेत्र व्यवहार एक अध्याय है इसमें, ठीक है, जिसमें क्षेत्रफल निकालना, भूमि का मापन करना, एरिया निकालना, जो कि वास्तुशास्त्र के लिए हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है। ठीक है, तो एक तो आप इसमें वास्तुशास्त्र की दृष्टि से आप लीलावती ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। ये लीलावती ग्रंथ जो है भास्कराचार्य का है, और हाँ भास्कराचार्य का है, सिद्धांत ज्योतिष का ग्रंथ है, लेकिन वास्तु में यह उपयोगी हमारे लिए। तो इसे सिद्धांत तत्व विवेक के या सिद्धांत शिरोमणि जो ग्रंथ है हमारा भास्कराचार्य जी का, इस सिद्धांत शिरोमणि का 4 भाग है। पहला है लीलावती, दूसरा है बीज गणित, और तीसरा है नहीं, तीसरा है गणिताध्याय, गणिताध्याय, और चौथा है गोल अध्याय, गोल अध्याय, गोल। इनका नाम से आपको लग रहा होगा कि इस तरह के अध्याय हैं। गणिताध्याय के अंतर्गत जो खगोलीय गणित है, आकाशीय जो गणित है ना, ग्रहण हो गया, ग्रहों का आपस में संबंध, हाँ गोल अध्याय, गणिताध्याय। गुरुजी ये चारों एक बार दोबारा रिपीट कर दें। सबसे पहले है सिद्धांत शिरोमणि के भाग हैं ये चारों। पहला है इसमें लीलावती, जिसको पाटी गणित भी कहते हैं, व्यक्त गणित भी कहते हैं ना, क्योंकि इसमें अंकों का मान, अंकों के माध्यम से हम लोग गणित करते हैं, सारी प्रक्रिया अंकों के माध्यम से होती है। इसके बाद जो दूसरा ग्रंथ है वो है, इसी का दूसरा भाग है वो है बीज गणित। और बीज गणित जो है वो आपको पता है उसमें अंकों का कोई महत्व नहीं है, वहां पर सारी जो प्रक्रिया होती है गणित जो होती है वो वर्णों से होती है। ठीक है, तो उसको कहा गया है अव्यक्त गणित। ठीक है, तो एक हो गया व्यक्त, जिसमें सब कुछ व्यक्त है, सब कुछ 5 का मान 5 ही है, 6 का मान 6 है, 7 का मान सब अंकों के द्वारा हम इसके गणित करते हैं। दूसरा है अव्यक्त गणित, जिसमें पता ही नहीं है या का मान कितना भी हो सकता है, रा का मान कितना भी हो सकता है, ला का मान, तो वहां पर वर्णों के मदद उसको अव्यक्त गणित कहा गया है। ये 2 भाग जो हैं ये सिद्धांत शिरोमणि के हैं। सिद्धांत शिरोमणि का तीसरा भाग जो है वो है गणिताध्याय। इस गणिताध्याय के अंतर्गत बहुत सारे अध्याय आते हैं, जैसे त्रिप्रश्नाधिकार है, वो ठीक है वो छोड़ दीजिए आप, त्रिप्रश्नाधिकार है, और अन्य अन्य इसमें जैसे स्पष्टाधिकार है, वो सब अलग अंदर। तो गणिताध्याय के अंतर्गत जो है उसमें क्या करते हैं, उसमें जो हमारा गणित होती है, पंचांग की जो गणित होती है, ठीक है, और आप ग्रहण वगैरह देखते हैं, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, किस साल पड़ेगा, उसकी सारी गणित है जो अंकों के माध्यम से होती है, वो इसके अंतर्गत आती है गणिताध्याय के अंतर्गत। और अंतिम जो है वो है गोलाध्याय। गोलाध्याय में भी क्या है कि वहां पर गणित का कोई मान नहीं है, अंकों का कोई वहां पर स्वरूप नहीं है। आपको सारा जो है वो खगोलीय जो
मान है वो सब किसमें चल रहा है, रेखाओं पे चल रहा है। ये रेखा क्रांति नाड़ीवृत्त उनका चतुर्भुज और ये सब करके चापे त्रिकोणमिति ये सब ना इसके बहुत सारे इसको पढ़ने के बहुत सारे सहायक ग्रंथ हैं इसके। तो गोल अध्याय, तो ये 4 भाग हैं इसके यहाँ। अच्छा, सिद्धांत शिरोमणि जिसके 4 भाग हैं, वो सिद्धांत शिरोमणि जो ग्रंथ है वो किसका ग्रंथ है, वो कौन है उसके रचयिता? भास्कराचार्य। ये चारों उसी के भेद हैं, चारों उसी के भेद हैं। लीलावती ज्योतिष जो है वेद भास्कराचार्य ने लिखा है, उनका फिर ये लीलावती नहीं भास्कराचार्य बहुत बाद के हैं। अच्छा। भास्कराचार्य तो 11वीं शताब्दी में हुए जिन्होंने ये वाला ग्रंथ लिखा है, लेकिन ज्योतिष हमारा बहुत पहले चला सिद्धांत। उससे पहले बटेश्वर सिद्धांत, महासिद्धांत, पितामह सिद्धांत और भी सिद्धांत ग्रंथ थे मुनीश्वर वगैरह के, तो वो अलग है। यद्यपि वो पाठ्यक्रम में बहुत कहीं किसी कोर्स में लगे होंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं लगे। मुख्य रूप से हम लोग अभी जो पढ़ते हैं वो भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि पढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो कक्षाएं होती हैं, यहाँ पर एमए 2 प्रकार का होता है। आचार्य जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक सिद्धांत ज्योतिष आचार्य सिद्धांत ज्योतिषाचार्य होता है, एक फलित ज्योतिषाचार्य होता है। यानी दोनों विषय इकट्ठे नहीं है, अलग अलग इतने बड़े विषय हैं वो। उसमें एमए अलग होती है, आचार्य अलग होती है, फलित ज्योतिषाचार्य अलग आचार्य होती है, एमए से अलग, हाँ सिद्धांत ज्योतिष अलग होती है। तो ये छोटा बड़ा विषय नहीं कि भाई एक ग्रंथ के कोई 2 भाग हो, ऐसा नहीं है, अलग ही, हाँ अलग ही सब्जेक्ट है। तो हम जो एस्ट्रोनॉमी कहते हैं वो किस पार्ट को कहेंगे, इसका कौन सा पार्ट है वो? ज्योतिष का वो कौन सा पार्ट होगा जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं? गोलाध्याय। गोलाध्याय कहेंगे, गणिताध्याय, गोलाध्याय सब मिलाकर जो सिद्धांत शिरोमणि है वो हमारा जो है वो एस्ट्रोनॉमी का एक पार्ट है, जिसका जो गणित है वो प्रारंभिक है, जो बीज गणित है, लीलावती प्रारंभिक है इसका, और आगे जाकर के गणिताध्याय, गोलाध्याय वगैरह ये इसका उच्च स्तर का इसका जो ग्रंथ है। ठीक है, और हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है वो कौन सा होगा? इसमें एस्ट्रोलॉजी कहाँ पर होगा? बीज गणित नहीं, जो सिद्धांत 3 स्कंद बताया मैंने, उसमें सिद्धांत जो स्कंद है वो तो एस्ट्रोनॉमी हो गया। होरा और संहिता जो दोनों है, होरा और संहिता जो दोनों है, जो एस्ट्रोलॉजी के आते हैं। हाँ संहिता ये एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। होरा एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी हिंदी में बोलेंगे हाँ खगोल गणित, खगोलीय शास्त्र, खगोलीय गणित, और हाँ ये ज्योतिष है, ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। वास्तुशास्त्र की हम जो बात कर रहे हैं, तो वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र परस्पर बहुत, दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों का अलग है, इसलिए आपको बीच बीच में आपका वास्तु पे आ रहा है, कभी ज्योतिष पे आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, दोनों एक ही है ना। साधने की कुछ प्रक्रिया अलग अलग हो जाती है। जैसे आप ज्योतिष के माध्यम से ही आप ग्रह मेलाप, कुंडली मेलापक करते हैं, ठीक है, उसके लिए आप अपने हिसाब से ग्रहों के नक्षत्र जो बताए गए उस प्रकार के अनुसार आप उसको करते हैं। लेकिन जब आपको फलादेश करना होगा उसमें थोड़ा सिद्धांतों का अंतर करके फिर अपनी तरह से करेंगे, फलादेश के जो नियम उनके अनुसार करेंगे। ऐसे इसी प्रकार से नक्षत्र ग्रह राशि जो है वही वास्तुशास्त्र में भी देखे जाते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम वास्तुशास्त्र को भी प्रेडिक्ट करते हैं ना। लेकिन क्या है, सिद्धांत वही है, थोड़ा सा उनको वास्तु के हिसाब से उनका उपयोग करना होता है। तो ये हो गया। दूसरा आपको मैं बता रहा था अभी इससे पहले कि ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र का जो संबंध है आपस में वो क्या है। आप देखिएगा कि ज्योतिष शास्त्र जो है ये मुख्य रूप से दिक्, देश और काल, इन 3 विषयों का अध्ययन करता है। ठीक है, इन 3 विषयों पर आधारित है, दिक्, देश और काल, और काल। देश, दिक भी बोला, हाँ देश और काल, देश और काल, काल, हाँ। और ये ज्योतिष शास्त्र पर, और इसलिए ज्योतिष शास्त्र, इसका ज्योतिष शास्त्र का जो मुख्य आधार है वो है क्या? देश और काल। काल, काल ही इसका आत्म तत्व है ना। इस काल पर ही ये क्या है, जिंदा है। क्या काल पर? देश मतलब दिक, देश, स्थान, स्थान से जी ना। देश से मतलब होगा स्थान, किस देश में, किस प्रदेश में, काल मतलब समय, समय, हाँ। और ज्योतिष शास्त्र सारी जो गणनाएं होती है वो ज्योतिष पर ही आधारित है, ना कि वास्तु शास्त्र पर। ठीक है, तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र जो है किसका मुख्य रूप से अध्ययन करता है, काल का अध्ययन करता है। काल में भी वो सूक्ष्म से लेकर के और महान से महान काल का सारा जो गणना होती है ज्योतिष शास्त्र में होती है।
आप त्रुटि से लेकर के इत्यादि प्रलयांत काल कलना वहां से लेकर के और महाप्रलय तक उसको ब्रह्मा का एक दिन, संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा का एक दिन माना गया है ऐसे करके। तो इतना बड़ा बड़ा जो काल मान है वो सब उसका अध्ययन जो होता है इसमें बकायदा पूरा सूर्य सिद्धांत में, सिद्धांत शिरोमणि में एक एक त्रुटि से लेकर के शुरू होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कण, क्षण, क्षण से प्रारंभ होता है, छोटी छोटी क्षणों से लेकर के। इस क्षण का जो अध्ययन करवाता है वो कौन करवाता है? इस काल का जो अध्ययन कराता है वो ज्योतिष शास्त्र कराता है। और वास्तु शास्त्र क्या कराता है? कण, कण होता है इस भूखंड, क्या जो ये ब्रह्मांड जो है इसका जो भौगोलिक है उसका छोटा छोटा जो कण होता है, इसको सूक्ष्म स्थान देखें उसका, तो क्या है? कण। तो आपको ये याद रखना है कि काल का अध्ययन कराने वाला जो शास्त्र है वो कौन है? ज्योतिष शास्त्र। हाँ, और स्थान का जो विशेष अध्ययन कराता है, जिसको स्थान में दिक देश काल तीनों का अध्ययन तो ज्योतिष कराता ही कराता है, लेकिन विशेष महत्व किसका है ज्योतिष शास्त्र में? काल का। वास्तु शास्त्र इन तीनों से अध्ययन कराता है कि वो ज्योतिष का ही अंग है, परंतु वहां महत्व किसका है? स्थान विशेष का, स्पेसिफाइड हो जाएगा। हाँ, मतलब एक छोटा सा माइनर हो गया, जैसे बाहर हो गया। हाँ, और बढ़ता बढ़ता वो एक स्थान बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है, गांव बन जाता है, एक शहर बन जाता है ना। तो छोटा जो कण से कण का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है वो कौन है? वास्तु शास्त्र। और क्षण का जो अध्ययन कराने वाला शास्त्र है वो ज्योतिष शास्त्र है। तो अब आप इन दोनों का संबंध समझ सकते हैं ना, और दोनों ही तीनों ही विषयों का अध्ययन दोनों के शास्त्रों के अंतर्गत होता है। तो आप दोनों शास्त्रों को पढ़ेंगे इस साल, इस वर्ष। तो वास्तु शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में आप, मैं ये उस समय बोलने वाला था कि दोनों में पहले कौन आने वाला है, किसको हम पहले मानेंगे? अब पहले वास्तु शास्त्र आया होगा या पहले ज्योतिष शास्त्र आया होगा? क्योंकि कणों कण से ही तो देश बना है ना, मतलब जो कण कण माइन्यूट पे हम जाएंगे, कण से ही स्थान बनेगा। ठीक है, कण से ही स्थान बना। ये तो ठीक, उसी प्रकार से पहले मुर्गी आई, पहले इसका कोई निष्कर्ष नहीं होगा। लेकिन यदि मैं वास्तु शास्त्र पढ़ाता हूँ तो मैं तो बोलूंगा कि वास्तु शास्त्र पहले पांडे जी बोलेंगे ज्योतिष। हाँ, और जो ज्योतिष पढ़ेगा फिर बोले ज्योतिष शास्त्र पहले आएगा। तो इसमें कोई लड़ाई का विषय नहीं है। कहने का मतलब है कि वास्तु शास्त्र देखा जाए तो इसके जो मेरे पास मैं बताऊं तो वास्तु शास्त्र इसलिए पहले आ गया क्योंकि वास्तु शास्त्र यदि ब्रह्मांड में सबसे पहले कोई चीज आई होगी तो कहीं आई होगी, वो चीज बनी भी होगी, उसकी स्थापना भी की हुई होगी। सूर्य चंद्रमा मंगल भी बने होंगे तो इनका बनने का कोई स्थान से, कोई कण से हुआ होगा, कोई कण से ही हुआ होगा। ठीक है, हाँ, तो जो ज्योतिष पढ़ा ये बोलेगा कोई किस समय पर हुए होंगे ना। हाँ, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि ज्योतिष शास्त्र पहले आया, वास्तु से पहले आया। वास्तव में ये दोनों एक साथ ही आए हैं, और दोनों ही जो आए हैं वो दोनों ही ईश्वर के बुद्धि से या ईश्वर के मुख से निकले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो कल विषय पर हमने पढ़ा था उसी विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर थोड़ा सा वास्तु शास्त्र पे पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो ज्योतिष शास्त्र में जो कल पढ़ा था हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चर्चा हुई थी हमारी? पहले सबसे पहले तिथियों के बारे में चर्चा हुई। ठीक है, पंचांग के 5 अंगों के नाम बिना देखे हुए। एक बात और, हम लोग जो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वो यूट्यूब पर या इस समय पर गूगल का सहारा नहीं लेंगे। क्लास खत्म होने के बाद आप जितना मर्जी उतना गूगल संभालिए या जितना यूज करना है कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं उस समय केवल हम उन्हीं विषयों को पढ़ें या उन्हीं किताबों को पढ़ें जो हमारे पास किसमें है, जो ग्रंथ के हमारे पाठ्यक्रम के हैं या जो चर्चाएं जिन पर चल रही हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए। तो कंफ्यूज भी होंगे और डाइवर्ट भी होंगे, और यूट्यूब या उस पर जो विषय पढ़ा होता है वो कोई प्रामाणिक नहीं है, वो सबने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की है। सबके अपना यूट्यूब चैनल है, उसको बड़ा चढ़ा के सब बोलते हैं, हर कोई उसको घटा के बोल सकता है, ऐसा नहीं। लोग ऐसे भी अनुभव है जो विषय को उनको मतलब नहीं, उसको डालना है तो आधा अधूरा डाल देते हैं ना। तो उसमें ये नहीं है उनका कोई लोग हम लोग डालने से मतलब है कि हम, तो आपको कहने का मतलब है जब हम यहाँ पढ़ रहे होते हैं तो उस समय ऐसे देख के नहीं बोलेंगे इधर से, जो निकल पड़ा है उसको एक बार आंखें बंद करके सोचेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था, जो विषय पढ़ा है हमने उसको स्मरण करते हुए आपको वही बताना है यहाँ पर। यह अपना पूर्व ज्ञान है पहले का आपका, उसे बताना है, ना कि तुरंत खोलिए और देख करके बता दिया। ठीक है, ऐसा किसी को नहीं करना है।
हाँ, तो पांचों पंचांग में जो 5 अंग बताए थे, चलिए बताइए कौन बताएगा? गुरुजी गुरुजी बता रहा हूँ। तिथि बार नक्षत्र योग तो ये 5 अंग मैंने बता दिया। ऑनलाइन में से कोई बता दीजिए, ऑफलाइन में हो चुके बता चुके हैं, ऑनलाइन में से कोई बता दीजिए। हरे कृष्ण जो जुड़े हैं ग्रुप में। मैं भी बता रहा चाहती हूँ, ऊपर इतनी आवाज है कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ प्रभु जी। जी जी तिथि पंचांग के 5 अंग यदि कोई बताना चाहे, हरे कृष्ण। तिथि बार नक्षत्र योग करण। हाँ सर कोई एक बताइए। जी गुरुजी हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भी बता रही हूँ तिथि पार नक्षत्र योग करण और करण। ठीक है, दोनों ने एक साथ बता दिया, लेकिन ठीक है, दोनों ने सही बताया। ठीक है, अब राशियों के नाम बताएंगे। राशियां नहीं पढ़ी अभी तक हमने ना, नक्षत्र पढ़े थे। एक बार नक्षत्र राशि जो पंचांग है उनको पढ़ने के बाद फिर हम आगे और पढ़ेंगे। नक्षत्रों के नाम बताइए, कौन बताइएगा? गुरुजी सीरियल तो नहीं होगा, लेकिन सारे ग्रहों का हिसाब से बताएंगे तो बता देंगे। नक्षत्रों के नाम कौन बता रहे हैं बताइए? एक अश्विनी जी, मघा, अश्विनी मघा मूला भरणी। नहीं सर आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, आप सबको ऐसे ही याद करा देंगे। और कोई बताएगा? हेलो, चलो मैं बताता हूँ गुरु जी। हाँ नमस्कार सर। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, निष्ठा, सद्विषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। बहुत बढ़िया सर, आपके लिए तालियां। और भी कोई बताएगा? और कौन बताएंगे? आप ही में से ऑनलाइन कोई हो जो उसको नक्षत्र याद हो बिना देखे हुए तो बताएं, क्योंकि 2-3 बार बाकी लोग भी सुनेंगे, उनको भी याद होगा। कल तो मैंने बता दिया था गुरुजी। हाँ तो कल मैम आपने खाना भी खाया था, आज दोबारा बताना है। जी फिर मैं बताती हूँ गुरुजी। जी मैं बोल रहा हूँ। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठ, अनुराधा, ज्येष्ठ मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, कनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा, आपने तालियां। अन्य कोई बताना चाहे तो बता सकता है स्वेच्छा से। चलिए ठीक है, ऑफलाइन में कोई बताना चाहता है यहाँ पर जो उपस्थित हैं? नहीं जी गुरु जी बताना चाहे तो हाँ जी गुरु मैं सीरियल तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जैसे कि ग्रहों का कौन सा ग्रहों का स्वामी है उसी के हिसाब से बताएंगे तो सारे नक्षत्र बता सकता हूँ। बताइए सर। जैसे कि अश्विनी, हाँ जी, अश्विनी, मघा, मूला वो होते हैं केतुदेव का, उनका स्वामी केतुदेव होते हैं। लेकिन बहुत आगे की बात हो गई, ऐसे तो किसी को समझ ही नहीं आएगा। अच्छा भी रहने दीजिए। ठीक, हाँ ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको ज्योतिष से पहले पढ़ा है उनको तो ठीक है, कुछ और बता रहे वो राशि स्वामी के हिसाब से बता रहे हैं। तो अब बीच बीच में नक्षत्र आएंगे, पूरे नक्षत्र क्रम से नहीं आएंगे तो और कौन बताएगा? चलिए ठीक है। गुरु जी 27 नक्षत्रों को याद करने की कोई कुछ वो है क्या? जैसे पीएससी वगैरह की तैयारी में नहीं कुछ शॉर्ट उस टाइप से की ऐसा कुछ श्लोक वगैरह हैं, आप श्लोक वगैरह कर लीजिए, बाकी सूत्र बनाना चाहे बन जाएगा उसको। अच्छा हाँ कभी आवश्यकता पड़ी रटना एक बात वो है जैसे विहिंगोर का बनाया चलिए ठीक है। तो नक्षत्रों के अलावा अब हम आगे पढ़ते हैं और
तिथि के पंचांगों के जो अन्य अंग हैं, जैसे वार तो सब जानते ही हैं, इनको दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तिथि हो गए, तिथियों को बताइए, तिथियां कैसी होती हैं, इनका क्रम क्या है, किस प्रकार से मास बनता है, कौन बताएगा? तिथियां कितनी होती है? तिथियां 15 तिथियां होती है। और 15 तिथियां होते हैं, एक पक्ष में 15 होते हैं। एक पक्ष में 15 होती है और दूसरे पक्ष में 15 मिला के कितनी हो जाएंगी? 30 तिथियां कितनी होती है? होते हैं 30 15 या 15 तो 30 बोल रहे हैं, सब गलत है क्या? तो वो 15 ही होती है। तिथियां 15 होती है। तिथियां 15 होती है। सिर्फ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की होती है। तिथियां 15 ही होती है ना जी? ठीक। भाई ये ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी मैं आज आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मेरा नाम आप सब जानते हैं, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। कल मैं किसी दूसरे स्थान से पढ़ाना शुरू कर दूं, आप ये बोलेंगे कि रविंद्र 2 होते हैं, एक वहां बैठते हैं, एक वहां बैठते हैं। नहीं, एक ही बोलेंगे ना। तो नंदा भद्रा तिथियां जो हैं, ये सब कुछ वही तिथियां शुक्ल पक्ष में चलती हैं, वही तिथियां कृष्ण पक्ष में चलती हैं। तो तिथियां टोटल जो मिलाएंगे आप 15 दिनों में आए, वो साल भर में वही तिथियां रिपीट होती हैं, पूरे साल भर। एक महीने बाद अगले महीने वही रिपीट होंगी, फिर वही रिपीट होंगी। तो तिथियां टोटल जो उनकी संख्या मानी गई केवल 15 ही मानी गई है, ठीक है? यहाँ तक कि पूर्णिमा और अमावस्या 2 तिथियां जो होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में आती है पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में आती है अमावस्या। तो इनकी भी संख्या एक ही मानी गई है। तो यदि आपके पास विकल्प आता है कि तिथियां कितनी होती हैं और उसमें ऑप्शन होता है कि आप 15 होती हैं या 14 होती हैं या 16 होती हैं या 17 होती हैं। 16 तो वो शादु पक्ष में आती है। हाँ, तो बताइए कितनी तिथियां बताएंगे आप? 15 ही तिथियां होती है ना? तिथियां 15 होती हैं। तो आप कुछ भी करें, किसी की बातों में नहीं आना है, बस बोल देना तिथियां 15 ही होती हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं, ठीक है? क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या एक साथ तो पढ़ ही नहीं सकती जीवन। हाँ, वो अमावस पूर्णिमा अमावस से पूर्णिमा चालू होता है, अमावस को तो ठीक है। अच्छा, पक्ष कितने होते हैं? 2 क्या क्या नाम है उनके? 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अच्छा, हमारा जो उत्तर भारत में जो हमारा मास प्रारंभ होता है, वो किससे शुरू होता है? प्रतिपदा से शुरू होकर के होता है या कहाँ से शुरू होता है? प्रतिपदा से। कौन से पक्ष की प्रतिपदा से? शुक्ल पक्ष। वास्तव में होते दोनों पक्षों से हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से भी होता है और कृष्ण से भी होता है, लेकिन उसमें भी हम लोग कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा वाला मानते हैं। हमारा जो पंचांग जो चैत्र